दृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विजिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन सूत्र देखा बाबू अंतिम पाठ में? पादपूर्णम। अर्थ समझ में आ गया ना इसका? क्या अर्थ कर दिए बाबू? सस संबंधी लोप होता है, अच परे रहते। सस का जो सु है, सस इत्यस्य सोर लोपः स्यादि, अच परे रहते कि सस का सु का लोप होता है। ये सस कहाँ बनता है बाबू? तत्शब्द के प्रथमा एक वचन में तत्शब्द से सु लाते हैं और जब सब प्रक्रिया करते हैं, सब कार्य करते हैं, हम लोग अजन पुल्लिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या कार्य होता है। तो क्या बनता है? सस बन जाता है कि नहीं है ना? तद के द को क्या कर देंगे? तेदादि नाम से अ कर देंगे, फिर अ तो गुणे लगा देंगे, फिर त को स कर देंगे, तो सस बन जाता है कुल मिलाकर के। आया कि नहीं आया? उसमें सस में जो ये दूसरा वाला स है वो क्या है बाबू? सु का स है कि नहीं है? तो ये सूत्र क्या कह रहा है आपका कि सस के सु का लोप हो, मतलब सस में जो स है उसका लोप हो जाए। आया कि नहीं आया? लेकिन कब हो? तो कहा अच परे रहते, अच परे रहते करते। एतत् तदोहो सुलोपो कोरनई समासे हली बाबू, इसके पहले सूत्र गया, वो भी सु का लोप कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? वो का किसके सु का लोप कर रहा था? एतत् और तत् शब्द के संबंधी एतत् तत् का जो सु होगा, एतत् शब्द से और तत् शब्द से जो सु होगा आया होगा, उस सु का क्या कर रहा था? लोप कर रहा था। लेकिन कब कर रहा था बाबू? हल पर रहते। आया कि नहीं आया? उसने वहां सब कंडीशन लगाए, ककार रहित होना चाहिए, अनई समास होना चाहिए, सब किया है कि नहीं? निमित्त सब बताए। आया कि नहीं आया? लेकिन कुल मिला के हल परे रहते एतद और तत् के सु का लोप कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अच परे रहते तो नहीं न होता नहीं। लेकिन सोची लोपे चेत पाद पूर्णम ने क्या कहा कि अच परे रहते भी सस के मतलब तत् शब्द का जो सु होगा उसका लोप हो जाएगा। आया कि नहीं? एतत् के सु का लोप नहीं करेगा, ध्यान रखना। सस इत्यस्य ही कह रहा है, तत् शब्द से जो सु आया उसी का लोप करेगा आज परे रहते। आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें एक विशेष बात है, कब करेगा कि लोपे चेत पाद पूर्णम लगाया ना, लोपे चेत मतलब लोप होने से, उस सु का लोप होने से यदि पाद पूर्ण होता हो, मतलब पाद पूर्ति होती हो तो। आया कि नहीं आया? कल हम विस्तार से जाने है कि नहीं? श्लोक के 4 पाद होते हैं ना, 4 चरण होते हैं, वही पाद को यहाँ पाद से लेना है, चरण क्यों लेना है? आया कि नहीं? वो यदि पाद की पूर्ति है ना, पाद पूर्ण यदि सु का लोप होने से ही होता हो तो ही वहां पर तत् शब्द से सु का लोप होता है, अच परे रहते। आया कि नहीं आया? बात समझ में? जैसे उदाहरण उन्होंने दे दिए, क्या दे दिए बाबू? सैष दाश रथी राम, ये उदाहरण दिया। अनुष्टुप छंद का एक पाद है ये। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते? कल बताए ना, 32 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं पूरे में कह रहे हैं। और उसमें यदि 4 चरण है तो चारों चरणों में कितने कितने आएंगे? एक चरण में, एक पाद में कितने आएंगे? 8 आएंगे। 8 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 8 वर्ण होने चाहिए एक पाद में, अनुष्टुप में, तभी वो अनुष्टुप छंद 4 चरण मिल करके अनुष्टुप छंद का एक श्लोक बनता है। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर सैष दास रथी रामा में आओ बाबू, तत् शब्द से प्रथमा एक वचन में सु ले आओगे तो क्या बन जाएगा? सस बन जाएगा, यहाँ तक की हो जाएगा। उसके बाद एस दास रथी राम, ये स्थिति है, वो पूरी जैसी है वैसे रख लो। आया कि नहीं आया? क्या स्थिति बन गई? सस एस दास रथी राम। अब बताओ इसमें कितने वर्ण है? 9। ठीक है ना? गिने थे हम लोग, गिन करके भी ऐसे ही उंगली पे भी गिन लो। सस इसमें बताया था बाबू, व्यंजनों को नहीं गिनना है कि नहीं? यहाँ जो अक्षर गिने जाते हैं वो व्यंजनों को नहीं गिनने, स्वरों को ही गिनना है। तो सस एस दाशरथी रामा को गिनो, सस स एक हो गया, फिर ये श दा श र थी रा म, कितने हो गए? 9 हो गए, कितने हो गए?
अब यहाँ पर एक बढ़ जा रहा है अनुष्टुप के हिसाब से यदि देखें तो एक चरण में 8 होने चाहिए, एक अक्षर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 8 अक्षरों का होना चाहिए। तो अब क्या किया जाए, तो सस के सु का जो सु है उसका लोप कर दिया जाए, है कि नहीं है। सोची लोपे चेत पाद पूर्णम इस सूत्र के द्वारा अच परे रहते करता है कि नहीं करता है। तो सस आगे एशो ऐसा है तो अच पर में है एशो का ये, तो सस के सु का क्या हो जाएगा बाबू, लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी, स एश दाशरथी राम, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ पर क्या की सु का लोप किए इस सूत्र से। अब स एश स्थिति में कौन सूत्र लग जाएगा बाबू, वृद्धि रेची लग जाएगा। अवर्ण से पर में यदि एच हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखा देश होता है, तो अ और ए के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ हो जाएगी। तो सैष दाशरथी राम, हाँ ये बन जाएगा। अब गिन लो कितने वर्ण हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए, सही सीधे देखो एक कम हो गया है, वृद्धि रेची से एकादेश हो गया तो एक तो उसमें चला गया। तो देखो ये पारी की पूर्ति कब हो रही है, जब सोची लोपे से लोप हो रहा है तभी समझ में आ रहा है। यहाँ पर ही अनुष्टुप छंद के एक पारी की पूर्ति कब हो रही है, जब लोप स का सु का लोप इस सूत्र कर रहा है तभी हो पा रही है। यदि लोप न हो तो पाद पूर्ति नहीं होगा, इसलिए तो यही कह रहा है लोपे चेत पाद पूर्णम, मतलब चेत मतलब यदि लोप होने पर ही यदि पाद पूर्ति होती हो तो, आया कि नहीं आया, लोपे सत्येव यदि पाद पूर्ति होती हो तो तभी सस के सु का लोप करना आज परे रहते। तो ऐसा हो रहा है इसलिए हमने सस के सु का लोप कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं, यही हालत इसमें भी है। वैदिक, ये वैदिक छंद का ही उदाहरण था, दूसरा वाला यही था ना, से माम विद्धि प्रभृतिम य ईशे, है कि नहीं है, यही है ना। ये कौन से छंद का था बाबू, जगती छंद का था, है कि नहीं। ये दूसरा उदाहरण है। जगती छंद में कितने वर्ण आते हैं बाबू, 48 आते हैं, 48, ठीक है ना, 48 वर्ण आते हैं। एक चरण में कितने वर्ण रहते हैं बाबू, 12 रहते हैं। एक चरण में कितने रहते हैं, 12 रहते हैं, तो 12 का होना चाहिए। अब देख लिया जाए ये लोप बिना किए, देखो क्या स्थिति है, सस इमाम विद्धि प्रभृतिम य ईशिषे, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या कितने वर्ण हो रहे हैं, जरा गिन लो, इसमें 12 हो रहा है क्या, 13 हो रहा है, गिना ना हमने। यहाँ से सस का स 1 फिर 2 8 2 3 4 5 ऐसा करके 13 हो रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बात समझ में आई कि 12 वर्णों का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, ये सस के सु का यदि लोप कर दिया जाए तो क्या होगा, स और ई को गुण होकर के ये हो जाएगा, और से माम विद्धि ये आपका बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो लोप के सस के सु का लोप होने से ही पाद पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि सस के स का लोप न करे तो पाद पूर्ति नहीं होगी। तो ऐसा है, इसलिए यहाँ पर सस के सु का लोप कर दिया जाएगा। बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, स और ई में गो और ई में गुण करके से माम विद्धि प्रभृतिम य, ये आपका पाद पूर्ति हो जाएगी, सस के सु का लोप कर देंगे। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। यही 2 उदाहरण उन्होंने दिए, और कुछ नहीं है। बाकी विशेष विचार करना था, हम लोगों ने अंतिम पाठ में कर लिया। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। नहीं कोई संदेह, बढ़िया हो गया, लग गया। कौन श्लोक, तत्संबंधी क्या श्लोक, तत्संबंधी शब्द आए, हाँ घटा सके उदाहरण, और इन दो ये दो उदाहरण हो गए। हाँ बहुत पुस्तक में मिला नहीं ये क्या संबंधी जो शब्द का ये इसका लोप हुआ। हाँ ध्यान के ये है ना, सही सदा सरथी रामा, ये तो उदाहरण हो गया है। हाँ ये और चाहिए, और देखते चले जाओ, और क्या नहीं मिलेगा। वो सही सदा सरथी देखो, वो श्लोक में 4 पादों में ये हालत है, सही सदा सरथी रामा, सही ऐसा ही चल रहा है, 4 चरणों में है। वही श्लोक देखते तो 4 जगह मिल जाता। वही श्लोक यदि पूरा देखते हैं, ये तो एक पाद हुआ ना, ऐसे 4 चरण उसके देखो, बाकी 3 भी देखो, तो उसमें तीनों में ये घट रहा है कि नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं, वो तो आप जितना देखेंगे उतना मिलेगा, नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं है। जैसे ये पंडित जी कुछ नहीं देखे तो इनको कहा कोई मिला, कोई बात नहीं हुई, वो तो देखेंगे उसमें मिलेगा, प्रयोग करेंगे, कहीं होगा तो आप निकाल कराएंगे।
दो तो इन्होंने एक वैदिक ले लिया, एक लौकिक ले लिया, दो उदाहरण दे दिए, कम है। लेकिन और भी आप देखिए कहीं पढ़ने में आता है कहीं पर, तो ध्यान रखना है कि नहीं। कोई भी काव्य ग्रंथ हम पढ़ते हैं, व्याकरण का मतलब कोई भी फिर ग्रंथ देखो तो वहां सब लगाते चले जाए, है कि नहीं है, कि देखो ये हो रहा है। इसका मतलब ये भी निकल करके आया बाबू कि ये जो सूत्र है सोच लोपे चेत पादे पूर्णम, वो श्लोक में ही लगेगा। ये चीज भी आ गई ना। श्लोक के अलावा यदि कहीं पर भी तत्शब्द से पर में अच हो तो ये सूत्र का कोई विचार ही नहीं करना। आया कि नहीं? जैसे मान लो ऐसा हो, है कि नहीं है, तक है, यही बैठे बैठे लिख लेते बाबू, उसमें दिख रहा है ना साफ साफ। अरे तुम रखते हो तो कुछ अदा पता रहता, दिख रहा है साफ, कि खाली हूं करते हो साफ। हाँ, तत्शब्द का प्रथमा एकवचन में लाएंगे बाबू, क्या बन जाएगा? सस बन जाएगा। आगे मान लीजिए अत्र होगा, वाक्य है सह अत्र अस्ति, वो यहाँ पर है, इस तरह का है वाक्य कोई, तो सस अत्र ये स्थिति है कि नहीं? यहाँ पर सोची लोपे चेत पादे पूर्णम लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? सस के सु का लोप हो अच पर रहते हैं। नहीं वो नहीं ना, क्या बोले, छंद में नहीं। हाँ, पाद पूर्ति नहीं हो रही है। लोपे चेत पाद पूर्णम, इतना ध्यान रखना। सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, लोपे चेत पाद मतलब लोप के होने से यदि पाद पूर्ति हो तो। अब जब ये श्लोक है ही नहीं, वाक्य है, तो कहाँ इसको लगना है? कोई पाद पूर्ति नहीं ना करनी है। ऐसा नहीं है कि इसका लोप हो तो कोई पाद पूर्ति होगी, ऐसा नहीं ना है। इसलिए तो कहा वो सूत्र खाली श्लोक में ही लगना है, श्लोक के लिए ही नहीं निकल करके आया। वो नहीं लिखा है सूत्र में कहीं कि श्लोक में ही लगाना, लेकिन निष्कर्ष तो यही आ रहा है कि पाद पूर्ति होती हो तो होगा, तो पाद पूर्ति तो श्लोकों में छंदों में ही की जाएगी, कहीं पर तो वाक्यों में क्या पाद पूर्ति है कि नहीं? तो यहाँ पर तो क्या होगा? यहाँ पर तो सोची सब अच पर में है, सस का सु है, लेकिन लोप नहीं होगा। तो क्या होगा? चलो स्थिति तो चलो का प्रक्रिया की जाए, क्या होगा? सोची लोप पे लगेगा नहीं, एतद तदो को भी लगना नहीं, वो तो हल पर रहते करता है। सस के एतद और तद के सु का लोप करता है, लेकिन हल पर रहते कर वो भी लगना नहीं। चलो तो क्या होगा? प्रक्रिया बोलो बाबू, क्या होगा? ससुसुरु से लगेगा, है कि नहीं? हम लोग देखे ही है कि पदांत स यदि हो तो उसको क्या हो जाता है? रू हो जाता है। रू का क्या बनता है? रा बनता है। तो सर अत्र ये बन गया। चलो अब कौन लगेगा? खरवसानी और विसर्जनीय नहीं लगेगा ना। ये एक बार जब वो करो ना, ससुसुरु से रू, एक बार ये विचार करना है कि खरवसानी और विसर्जनीय विसर्जनीय कर रहा है क्या? तो वो खर अवसान पर रहते करता है, तो न खर पर में न अवसान पर में है कि नहीं? इसलिए वो लगना नहीं है बाबू। तो कौन लगेगा? जो ऐसी लड़का सीधे पकड़ लिया कि कौन लगेगा? चलो बताओ, सही कहे अतोरो आया कि ना आया? सीधी सी बात है। अपलुत रस्वकार से पर में जो रू हो उसको क्या होता है? ऊ होता है। कब अपलुत रस्वकार पर रहे तो है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ऊ हो जाएगा, स उ अत्र। अब कौन सूत्र लग जाएगा बाबू? आज गुण से गुण हो जाए, उ को गुण होकर के क्या बन जाएगा? सो अत्र। अभी भी कोई सूत्र लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सोत्र बन जाएगा। कोई लड़के को संदेह नहीं। विसर्ग के संधि पढ़ ली है तो मतलब खाली हो गए ना, अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। यदि संदेह हो रहा है आपको, यदि प्रक्रिया में कहीं वो हो रहा है, इसका मतलब आपके पढ़ने में, चाहे कोई पढ़ाने वाले में किसी में गलती है, कहीं ना कहीं फंसाया है वो आदमी, है कि नहीं है? लेकिन जब एक बार विसर्ग संधि पढ़े तो फिर विसर्ग संबंधी पूरा क्लियर होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी, तभी पढ़ा माना जाता है। यदि आपको वो झकझक हो रहा है कि अरे यहाँ तो कौन लगे, ये तो आ नहीं रहा, तो या तो आपने गलती की है पढ़ने में, या तो आपको पढ़ाने वाले ने गलती की। दोनों में से कोई एक दोषी उसको बताया जाता है कि नहीं है? लेकिन अक्सर पढ़ने वालों में गलती होती है, पढ़ाने वाले क्या गलती में बेचारा आदमी पढ़ा नहीं आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप सही से उसको न याद किए, न लगाए, न देखे कभी, है ना, खोल करके, तो गड़बड़ सड़बड़ हो। चलो हो गया, तो क्या रूप बन जाता है? सोत्र रूप बन जाता है। तो ये वाक्यों में सब जगह ध्यान देना। यदि आगे मान लीजिए सह, आगे क्या होता? सह हसती, सह हसती, आगे सस, आगे हसती होता। चलो अब कौन लगता है? सस के, अब चलो बताओ, सस हसती है, ये स्थिति में कौन लगता? सस जो से रू कर देते हैं, हसीचा लग जाएगा। अब तो क्या बन जाएगा? फिर क्यों न लग जाएगा? गुण हो जाएगा, तो सो हसती, ये बनना चाहिए ना? सही है।
कोई है इसमें तिस्मार खान की बताए कि 100 औषधि बनेगा क्या? कोई एतत् तदोह सुलभकोरणय समासे हलेषु। आए आए अरे हल पर रहते तो एतत् तदोह लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा पंडित जी? तो फिर हल पर रहे तब तो फिर तत्शब्द के सु में सोचना ही नहीं है, सीधा एतत् तदोह सुलभकोरणय समासे हली से क्या कर दो, सस के सु का लोप कर दो, क्या रूप बनेगा? यही बनेगा, खत्म हो गई, किस्सा ही कहानी खत्म। जब सूझ नहीं रहा तो कहां से आप आगे रू करेंगे, क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं समझ में आया। ये यही तो अभ्यास करने का मतलब होता है। इसे देखना चाहिए अलग अलग, ऐसा शब्द आगे कुछ ऐसा आ जाए, आगे ये आए तो क्या होगा, आगे ये आए तो क्या होगा, तभी तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलो हो गया, ये ध्यान रखना बाबू, हल में तो सोचना ही नहीं है, हल में तो गया हो, उसको तो कोई मतलब नहीं है छंद के साथ, वो तो सब हल पर रहे तो तद और एतत् के सुका लोप कर देता है। चलो जब अच पर में होना तभी देखना है सस के सु का होगा क्या, तब फिर ध्यान से प्रक्रिया अपना है। ठीक, चलिए ये आ गया। अब ये अंतिम में है बाबू, इति पंच संधि प्रकरण, ये उन्होंने कर दिया। तो कल आपको पाठ में अंतिम में पूछे प्रश्न कहे थे कि यहाँ पर तो वरदराजाचार्य कितनी संधियां बताए बाबू? 3 बताए। संज्ञा प्रकरण के बाद कौन कौन संधि बताए? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। आया कि नहीं आया? तो ये पंडित जी है 3 ठो संधियों की व्याख्या की और लास्ट में लिख दी थी पंच संधि प्रकरण, कि अब 5 संधि का प्रकरण खत्म हुआ। तो 5 संधियां तो बताई नहीं, कौन 5 संधि इसमें चलेगी, हमको तो कोई पता नहीं है। तो देखने के लिए कहे थे, क्या विचार किए, अब बताओ क्या कह रहे थे? क्या? अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि। ये स्वादि और ये प्रकृति भाव, ये 2 ठो एक और ला रहा है और कह रहा है कि पंच संधि। लेकिन थोड़ा ढंग से इसको समझो बाबू, है कि नहीं है? ये लोग है ना, किसी को भी पूछते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, सिद्धांत कौमुदी में जो कि 5 संधियां का प्रकरण अलग अलग बनाया है, वहां कर दिया पहले अच संधि, फिर प्रकृति भाव संधि एक और आई है कि नहीं? फिर प्रकृति भाव होता है ना, प्रकृति भाव मतलब जो का त्यों रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं होगा, जो प्लुत प्रक्रिया आचि नित्यम वगैरह सूत्र, तो उनका एक प्रकृति भाव संधि कर दी। फिर आगे हल संधि किए, फिर एक स्वादि संधि कर दी और एक विसर्ग संधि। तो वही लोग बोल देते जैसे सिद्धांत कौमुदी में है कि भाई ये 5 संधियां है कि नहीं? लेकिन ढंग से थोड़ा विचार करना चाहिए इसमें भी, ठीक है ना? तो आपके टिप्पणी वाले हैं ना जो पंडित जी, उन्होंने पंच संधि के ऊपर कोई संख्या देखो लिखा होगा, पंच संधि के ऊपर कोई संख्या लिखी है? क्या संख्या लिखी है? 3। वो 3 नंबर की टिप्पणी जरा देखो, उसने विचार किया है कुछ, ध्यान से देखना बाबू, है कि नहीं है? अच्छा विचार किया है। हाँ 3 नंबर पढ़ो, क्या लिख रहा है? पंच संधि शब्दों विचार्यते। देखो आरंभ कर दिया कि पंच संधि इस शब्द का हम अब विचार करने जा रहे हैं कि भाई कहा कैसे आपने इति पंच संधि प्रकरण, तो पंच संधि शब्द का विचार करने जा रहे हैं बढ़िया से। एक तो पुस्तक हमको 2 अंड पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? सब तो महारथी है। अरे तुम दे दोगे, तुम आसमान में देखोगे लंड तरीका, आस पास में कोई है वैसे देनो। चलो बोलो, पंच संधि शब्दों विचार है, बोला आप। तो देखो अब सही से पकड़ो, संधि मतलब क्या? संधि मतलब संधानम। आप कहेंगे नहीं समझ में, संधि मतलब नहीं समझ। संधि मतलब मेलनम बाबू, संधि मतलब मेलनम, वर्णों का मेलन हो जाना, मिल जाना। तो संधि मतलब मेलनम। आया कि नहीं आया? किनका मेलन? किनका मेलन? तो 5 प्रकार के जो वर्ण है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार। देखो क्या लिखा, पंच तत्र पंच जातीयानाम वर्णानाम। पंच जाति, जाति मतलब जातीय शब्द बाबू यहाँ प्रकारवाची, पंच जातीयानाम मतलब 5 प्रकाराणाम शब्द वर्णानाम स्थाने संधि मेलनम, यही पंच संधि। 5 प्रकार के वर्णों का मेलन, यही क्या है? पंच संधि है। आया नहीं? संधि मतलब मेलन। पंच संधि शब्द का विचार करना ना, संधि का पूछते तो हम बताते संधि मतलब मेलन। आया नहीं? तब तो बात खत्म हो जाए। लेकिन पंच संधि
तो पंच संधि मतलब क्या? तो पंच जातीय मतलब 5 प्रकार के जो वर्ण है उनका मेलन, यही पंच संधि। समझ में आया? यही कह रहा। पढ़ लो तत्र से। तत्र पंचजातीयानां वर्णानां स्थाने संधि ही बराबर वर्ण संधानम, वर्णों का मेलनम। आया कि नहीं? लेकिन कैसे वर्णों का? तो 5 प्रकार के वर्णों का ये बता दिए। तो पंच संधि शब्द का कुछ क्लियर हुआ, पदार्थ आया पकड़ में। क्या आया? पंच संधि मतलब पंच जातीयानां वर्णानां मेलनम पंच संधि। ऐसे आप बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बना लो। क्या बन जाएगा बाबू? वर्णानां मेलनम पंच संधि। यही पंच संधि। आया कि नहीं आया? अब 5 जाति वर्ण कौन है भाई? 5 प्रकार के वर्ण कौन है? जरा बताओ तो हमको समझ में आए कि भाई ऐसे ऐसे वर्णों का। तो चलो क्रम से बता रहे, पढ़ो। प्रसिद्ध ऐसी जो ये 5 संधि, उसमें अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ये तो प्रसिद्ध है। देखो अच संधि मतलब क्या? अच जो वर्ण है उनका संधि मेलन, ये तो अच संधि है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे प्रकार के वर्ण होते हल वर्ण होते हैं, होते कि नहीं होते? तो हल वर्णों का मेलन ये हल संधि करती, कोई ये भी प्रसिद्ध है। विसर्ग आपने तीसरे प्रकार का वर्णों के रूप में आप विसर्ग को ले आए। विसर्ग चूंकि अच में भी नहीं आता है, सीधे सीधे अपने से देखो बाबू, अच मतलब स्वर ही आए, उसमें विसर्ग नहीं ना आता है। न हल में कहीं विसर्ग सुनाई देता है कि नहीं है? हलों में भी 34, 32, 33 ही तो आते हैं, है कि नहीं है? तो विसर्ग नहीं, तो विसर्ग एक तीसरे प्रकार का वर्ण मान करके उनका जो मेलन है वो विसर्ग संधि कर दी। तो ये भी प्रसिद्ध है, चलो मान गए, ठीक है ना? तो ये प्रसिद्ध, हाँ वही कह रहा। तत्र अच हल विसर्ग संधयः प्रसिद्धा। ये अच हल में संधि हो गई कोई, इसलिए अज्जल लिखा है कि नहीं है? अच आगे हल है, उसमें अज्जल लिख दिया है, तो क्या हुआ है? तरस्याम। यहाँ हल के ह को क्या हो गया है बाबू? क्या ज हो गया है कि नहीं है? है कि नहीं है? अज्जल लिख दिया। और अच के च को क्या हो गया? अच के च को भी तो कुछ काम हुआ है, ज हो गया। किस सूत्र से? झलाम जसवंते। जलाम जसवंते। आया कि नहीं आया? पदांते जल को जस होता है, जब वो ज हो गया है और आगे हल था, उसके ह को क्या हो गया? जयो होने तरस्याम, है कि नहीं? तो क्या बन गया? अज्जल शब्द बन गया, वरना अच हल लिखना चाहिए ना। अच हल विसर्ग संधयः ऐसा लिखते तो बढ़िया होता है ना, दिमाग ही नहीं खपाना था। लेकिन चूंकि पंच संधि अब पढ़ लिए तो अब उसका प्रयोग करोगे कि खाली सूत्र रटते रह जाओगे, लगाओगे ना संचय को। हाँ, तो अज्जल विसर्ग संधयः प्रसिद्ध। तो 3 का तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे चतुर्थ संधि कौन है? तो कहा चतुर्थ स्वादि संधि। स्वादि संधि। चौथी संधि क्या बता रहे? स्वादि संधि। स्वादि शब्द जानते हैं? स्वादि मतलब सु जस मोट ये सब है ना। ये जो है इनको लेकर के जो संधि होगी वो स्वादि संधि कहलाएगी, है कि नहीं? जैसे ससजुषो रू, क्या बाबू? ससजुषो रू, ये क्या करता है? ये पदांत सकार को रू करता है। पदांत सकार को रू करता है। ये पदांत सकार कौन सा होगा? सु का स ही होगा ना बाबू। चाहे रामस हरीश कहीं पर भी देख लो, ये कौन होगा? सु का स होगा कि नहीं होगा? तो ये जो है ये क्या है बाबू? स्वादि संधि का है। आया कि नहीं आया? अब यहाँ इन्होंने जो है इस तरह से विभाग नहीं किया वरदराजाचार्य ने, उन्होंने विसर्ग संधि में सब डाल दिया, है कि नहीं? लेकिन वस्तु तो देखो विसर्ग संधि में कौन आए तो खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, उसके बाद उसमें विसर्जनीय से सह विसर्ग को स होता है, ये फिर वासरी, ये सब विसर्ग संधि में आएंगे, है कि नहीं? ये सब सूत्र विसर्ग संधि के आप रखो। लेकिन ये जो सु के स्थान में कुछ काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है सु के सीधा, ये सब तो किस में आएगा बाबू? स्वादि संधि में आएगा। बात समझ में आई? कि राम से सु लाए, सु के ऊ की संज्ञा हो गई, रामस बन गया। अब कौन सूत्र लगता है? ससजुषो रू, अवसान पर होगा, और ससजुषो रू पदांत सको रू कर दो, तो क्या हो जाएगा? राम रू, रू का र बचेगा। ये जो आई है ससजुषो रू वगैरह वगैरह, जो ये सु आदि को लेकर के प्रवृत्त हो रहा है, वो सब क्या आएंगे? स्वादि संधि में आएंगे। आया कि नहीं आया? तो यही कहा चतुर्थ स्वादि संधि।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। विसर्ग संधि आप ये मत समझिए कि अरे ये तो विसर्ग संधि में पड़ा है, तो सब विसर्ग संधि। अरे विसर्ग संधि में कौन आएगा? अपने से देखो ना, विसर्ग के स्थान में कुछ काम कर रहे हो, है कि नहीं? जैसे कौन विसर्जनीय से वा शरीर, और कौन विसर्ग के स्थान में काम करने वाला है? खत्म, वो तो विसर्ग ही कर रहा है कि नहीं? तो वो तो विसर्ग ही कर रहा है। और विसर्ग के स्थान में करने वाला कुपो का पहुंच क्या कहा था? कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीय जीवा तो विसर्जनीय के स्थान में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये विसर्ग संधि में ये सब आएंगे बाबू, नहीं समझ में आया? ये सब आएंगे। और ये जो है जो सु जस को लेकर के प्रभु स्वादि संधि में आएंगे, है कि नहीं है? तो यही स्वादि संधि, चतुर्थ स्वादि संधि। हाँ, ये शंका कर रहे हैं यद्यपि से, बहुत अच्छी शंका कर रहे हैं बाबू, है कि नहीं है? आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं उठी तो ये कर दी, कोई बात नहीं। यद्यपि से शंका की, क्या शंका की बाबू? कि सहल संधि। ये जो आप चौथी कौन संधि आपने बताई? स्वादि संधि बताई ना, ये तो हल संधि ही नहीं हो गए, हल संधि नहीं हो गए। अरे राम से सू लाए, चाहे शिव शब्द से सू लाए, है कि नहीं है? शिवस बन गया। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगा रहे? ससजु रू लगा रहे, ये किसको कर रहे हो? सब को ही कर रहे हैं ना, ये सब हल है कि नहीं है? तो ये तो हल के हल संधि में ही इसको डाल देना चाहिए था, ये तो हल संधि कह दो। अरे जो सु का स है वो हल ही तो है, विभक्ति का जो सकार है वो तो हल ही तो है, तो फिर ये हल संधि में ही आ जाना चाहिए। बढ़िया शंका है। यदि कोई अड़ जाए इसमें तो फिर चूचा न करे कोई दूसरा, है कि नहीं है? शादी संधि का किस्सा कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो यही यद्यपि शंका कर रहा है, क्या? यद्यपि स हल संधि रे, वो हल संधि है। स मतलब कौन? स्वादि संधि। जो आप स्वादि संधि चौथा नाम दे रहे हैं और एक अलग संधि बना रहे, वो हल संधि है। अरे हलों को ही तो कार्य किया जा रहा है, हल संधि रे वो। क्यों? तो उसमें कह रहे शिवोर्च इत्यादो, शिव अर्च में लगाया था ना आपने। ये जो विसर्गों को पदांश को रू किया, रू को ऊ किया, ये सब ही तो आप स्वादि संधि में लेंगे, लेकिन ये सब तो हल संधि में ही गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि विभक्ति सकार आते है हल रूपत्वात्। विभक्ति का जो सकार है वो किम रूप है? हल स्वरूप भी है कि नहीं है? और वो सु को रू करेंगे तो उसका र बचेगा, वो भी हल स्वरूप भी है कि नहीं? ये भी हल स्वरूप, तो सब ये हल संधि में आएगा। स्वादि संधि अलग से क्या करना? ये यद्यपि से शंका उठा है, शंका ही समझ में, उसका उत्तर दे रहे। यद्यपि ऐसा है, आपकी बात ठीक है, लेकिन तथापि फिर भी ये जानिए क्या? पृथक कथनम। ये स्वादि संधि का हमने पृथक कथन किया, स्वादि संधि को चौथी एक अलग संधि माना, पृथक कथन हम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई? वो हल संधि में ही डाल सकते, यही शंका थी ना। तो ये बता रहा है कि ये आपकी बात ठीक है, लेकिन तथापि तत्र प्रायः विभक्ति स्थानिक कार्यस्य, इसमें ये जो स्वादि संधि में हम जो सूत्र कह रहे हैं ससजु फिर प्लुते, ये सब क्या है बाबू? ये सु और जस को लेकर के ही प्रवृत्त होते हैं, और किसी का स लेकर के ससजु नहीं ना प्रवृत्त होता है, सु का ही स लेकर के प्रवृत्त होता है कि नहीं होता है? तो सु और जस इत्यादि प्रत्ययों को लेकर के ही ये प्रवृत्त होने वाले सूत्र है। स करके किसी भी व्यंजन में स होगा तो नहीं लग जाएगा, सु और जस का ही स आ रहा, इसलिए हमने इसको अलग रख के रखा कि भाई ये सु के लिए ही बना है कि नहीं? तो इसलिए इसको स्वादि संधि करके हमने अलग नाम दिया। आया कि नहीं? तब भी वो कहेगा कि नहीं नहीं, फिर भी वो स्व का स्व तो हल ही है ना, है तो वो हल ही, आप कितना उसमें मत डालो, लेकिन है तो वो हल ही, हल संधि में ही डालना। तो कहा कि गो बलि वर्धन न्याय न, ये सब बताए। चलो पढ़ो, पंक्ति लगाओ। तत्र प्रायो विभक्ति स्थानिक कार्यस्यैव
सौजस मोट इति सुप्रत्यय इत्येवं प्रवृत्त्यभिधाने। हाँ, है कि नहीं है कि ये जितने भी स्वादी संधि में जो सूत्र हम रख रहे हैं वो सब सौजस मोट के सु आदि को लेकर के ही सब प्रवृत्त होने वाले हैं। आया कि नहीं आया? इसलिए इनको एक विशेष नाम दिया गया है कि नहीं है। ये हमने क्या उसको नाम दिया, हल संधि से पृथक स्वादी संधि रखा। उसमें बाबू हेतु दे गो बलिवर्धन न्याय है ना, एक गो बलिवर्धन न्याय है, इसको समझना बाबू, है कि नहीं है। क्या है गो बलिवर्धन न्याय, है कि नहीं है? क्या है गो बलिवर्धन न्याय? गो मतलब क्या समझते हो? गाय। बेल को भी गो कहते हैं, बेल को भी गो शब्द से कहा जाता है। गो शब्द पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है। स्त्रीलिंग वाला गो शब्द गाय को बताया, पुल्लिंग वाला गो शब्द बेल को बताता है कि नहीं है। गो शब्द बनाता है। तो कहीं कहा कि गो को ले आओ और बलिवर्ध को भी ले आना, है कि नहीं है। मतलब गो बलिवर्ध, कहीं गो शब्द जैसे दूसरा है वो इसी तरह का एक न्याय बताया, उसमें आपको साफ साफ समझ में आएगा। इसमें आपको थोड़ा उग्रम होने की संभावना। ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय क्या है? ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, है कि नहीं है। ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय क्या है? तो जैसे कहा कि सब ब्राह्मणों को बुला लाओ, तो वशिष्ठ को भी ले आना। बात समझ में आई? कहा जाता है, ऐसा व्यवहार होता है कि सब ब्राह्मणों को ले आओ, भोजन कराना है और वशिष्ठ को भी ले आना। तो वशिष्ठ ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मण ही थे वो भी, है कि नहीं है। ब्राह्मण ही थे, लेकिन फिर भी क्या किया? पृथक ग्रहण किया कि नहीं किया? क्यों? कुछ वैलक्षण ये बताना है, कुछ वैशिष्ट्य बताना है। वशिष्ठ का कुछ बाकी ब्राह्मणों से कुछ उनका वैशिष्ट्य बताना है, इसलिए ऐसे बोला जाता है। वरना ब्राह्मणत्व ना तो वो भी आ गए थे, ब्राह्मणत्व ना सब ब्राह्मण आ गए थे, वशिष्ठ भी प्रविष्ट हो जाते, लेकिन अलग से क्यों बताया गया? कुछ वैशिष्ट्य बताने के लिए होता है। ऐसा लोक में व्यवहार करते है कि नहीं है। हम कहते हैं ना, अरे सब छात्रों को बुला के ले आओ और उसको चुटू को भी बुला के लाना, है कि नहीं है। ऐसा का तो चुटू के छात्र नहीं है, वो भी तो छात्र है, लेकिन कुछ अलग चीज बताना चाह रहा है, उसको ले आना कुछ करके कुछ अलग। तो ऐसा होता है लोक में, यही ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय है। वैसे ही गो बलिवर्धन न्याय है उसी तरह का। गो से भी बलिवर्ध ही बेल समझा जाता है और बलिवर्ध भी बेल को कहते हैं, लेकिन गो कहने के बाद बलिवर्ध कुछ कह करके कुछ अलग विशेष सूचित करना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यद्यपि देखे तो स्वादी संधि में जो सु के स्थान में काम करने वाले है कि नहीं है, रू से रू होना, फिर रू के र को उत्व होना, ये सब हल संधि में हम गिन सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ वैशिष्ट्य अलग से हमको बताना है कि भाई ये सु के स्व में ही लगता है, ये बिल्कुल सौजस मोट में ही काम करने वाले सूत्र है। तो इस करके हमने हल संधि से एक पृथक स्वादी संधि का कथन कर दिया। ये गो बलिवर्धन न्याय न, बात समझ में आई कि नहीं आई? ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय न, नहीं समझ में आया? वही वो कह रहा, लगाओ पंक्ति, क्या कह रहा है? तत्र प्रायो विभक्ति स्थानिक कार्य, तत्र मतलब स्वादी संधि में, स्वादी संधि में विभक्ति स्थानिक कार्य ही किए जाते हैं। सुआदि विभक्तियां है ना, उनके स्थान में ही कुछ कुछ कार्य किए जा रहा है, कोई भी स के स्थान में कुछ कार्य नहीं किया जा रहा। तो इसलिए क्या एवं प्रवृत्ति अभिधानेन गो बलिवर्धन न्यायेन हल संधितः पृथक, हल संधि से पृथक संधि माना किसको? स्वादी संधि को। बात समझ में आई? गो बलिवर्धन न्यायेन, ये तो ध्यान में रखना, समझ में आ जाएगा। कुछ अलग वैशिष्ट्य बताना है कि नहीं स्वादी संधि, इसलिए स्वादी संधि पृथक किया। चलो हो गया। तो अब 4 हो गए कम से कम, कुल मिला करके 4 आ गए। कौन कौन बाबू? अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादी संधि। अब आया तब भी पंचम संधि कौन? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो देखो क्या लिख रहे हैं, पंचमा का। ये 5वीं संधि कौन है? पंचम संधि ही का, है कि नहीं है। संधि शब्द पुल्लिंग में है बाबू, हम लोग हिंदी में संधि को स्त्रीलिंग में बोलते हैं, वरना संस्कृत में संधि शब्द पुल्लिंग में, इसलिए पंचमा का मतलब पंचमा संधि का 5वीं संधि कौन है? इति प्रश्न, इति प्रश्न। ऐसा प्रश्न होने पर क्या उत्तर देते हैं? पढ़ो। तत्वम आचक्षते, आचक्षते केचित मतलब कोई कोई आचार्य लोग प्रकृति भाव का मतलब
तत्वम मतलब पंचमत्वम आचक्षते है। प्रकृति भाव को पांचवी संधि बताते हैं, है कि नहीं है? कोई आचार्य लोग क्या करते हैं? पांचवी संधि के रूप में किसको बताते हैं? प्रकृति भाव संधि को, है कि नहीं? प्रकृति भाव संधि मतलब कौन सी बाबू? सर्वत्र विभाषा गो है, प्लुत प्रक्रिया आचि नित्यम है कि प्लुत और प्रकृति को प्रकृति भाव होता है, अच परे रहते हैं, करता है कि नहीं करता है? तो ये जो है ना, ये प्रकृति भाव संधि है कि नहीं है? जैसे उदाहरण क्या दिया था? आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो आगच्छ कृष्ण यहाँ प्लुत है, उससे परे अच यदि रहे तो अत्र का अच पर में, तो वहां पर क्या हो जाता है? वो प्लुत को प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव हो जाता है मतलब प्रकृति भाव हो जाता है मतलब स्वभावेन अवस्थिति। प्रकृति भाव मतलब स्वभावेन अवस्थिति, मतलब स्वभावेन स्वरूपेण अवस्थिति, अपना जैसा रूप है, अपना जैसा भाव है वैसे ही रहना, कुछ बदलाव न होना, यही प्रकृति भाव है। तो वहां पर कृष्ण अत्र यही बनेगा, वहां पर कोई दीर्घ वीर्घ कार्य नहीं है। तो यही है कह रहा है। पंचम कौन? तो कोई आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो प्रकृति भाव जो संधि है वही पांचवी संधि है, ऐसा कोई आचार्य लोग कहते हैं। केचित्तु प्रकृति भावस्य तत्वम आचक्षते, तत्व मतलब पंचमत्वम, मतलब पांचवें रूप में उसको प्रकृति भाव को गिनते हैं। जैसे तुमने बोला, जैसे शुरुआत में तुमने कहा कि प्रकृति भाव संधि, तो ऐसा कोई आचार्य लोग कहते हैं। लेकिन ये टिप्पणीकार कह रहे हैं आगे तन्नो, वो ठीक नहीं है। ये उनका प्रकृति भाव को पांचवी संधि के रूप में गिनाना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्या गड़बड़ है? तो बताइएगा, उत्तर पढ़ो। संधेर मेलन रूपस्य तत्र अभावात्। अरे संधि मतलब क्या? पहले ही अर्थ कह चुके हैं। संधि मतलब मेलन, और आप प्रकृति भाव जो संधि नाम दे रहे हैं, प्रकृति भाव भी कह रहे और संधि भी कह रहे, बड़े विचित्र मालूम पड़ते। अरे प्रकृति भाव का मतलब तो अभी बताया ना कि जो का त्यों रहना, अपने स्वरूप में रहना, कोई भी उसमें बदलाव ना हो। वो कृष्ण अलग रहे, अत्र ये अलग अलग रहेगा, ये प्रकृति भाव कहा आपने। अब इसको हम संधि कैसे कह दे? अरे संधि मतलब वर्णों का मेलन होना, ये तो उल्टा मेलन होने से रोक रहा है। ये तो इसको कैसे प्रकृति भाव कहे, संधि कैसे कहे? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ये खंडन कर रहा है। ये तुम जो पांचवा संधि कह रहे हो उसको काट दे रहा है कि ये संधि नहीं कह सकते, पांचवी संधि प्रकृति भाव को। ये सिद्धांत कौमुदी में भी लोग एक संधि प्रकृति भाव संधि मानते हैं, लेकिन देखो इन्होंने काट दिया है कि नहीं है? कि भाई उसको नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संधेर मेलन रूप से तत्र अभाव, वो प्रकृति भाव में मेलन रूप संधि नहीं है, नहीं ना है, इसीलिए उसको संधि नहीं कह सकते हैं। आया क्या है? उसको प्रकृति भाव संधि रूप में पांचवी संधि उसको नहीं मान सकते। लगा? तो फिर कौन सी माने भाई? अब तो उल्टा फंस गए। अब पांचवी संधि लाए तो लाए कहां से? है कि नहीं है? तो कहां से लाए बताओ? वयम तु मतलब हम लोग तो कहते हैं, हमारा कहना, वो टिप्पणी करके हमारा कहना है। और प्रकृति भाव को पांचवी संधि कौन मानते थे? केचित मानते, मतलब कोई आचार्य लोग मानते थे, लेकिन उनका तो उन्होंने खंडन कर दिया। तो अब हम लोग, हम टिप्पणी वाले, हम क्या कहते हैं कि पांचवी संधि कौन है? तो वयम तु ब्रूम, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि। पांचवी संधि कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। बढ़िया हो गई। पंचमा अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि देखो, अनुस्वार अच है, अनुस्वार अच में आता है, अनुस्वार हल में आता है, अनुस्वार विसर्ग है, अनुस्वार स्वादि में आता है, अलग ही है। तो अनुस्वार को उद्देश्य करके जो काम होता है, जैसे मोनुस्वार से अनुस्वार हो गया, नश्चा पदार्थ से जनि से अनुस्वार हो गया, है कि नहीं? फिर उस अनुस्वार को क्या हो जाता है? अनुस्वार से यही परसवर्ण वा पदांतस्य, ये सब क्या अनुस्वार को परसवर्ण वगैरह हो जाता है क्या? सब अनुस्वार संधि। बात समझ में आई नहीं? ये क्या है? ये परसवर्ण इत्यादि इत्यादि जो है ना, परसवर्ण कार्य, ये सब क्या मानना? यही अनुस्वार। आया कि नहीं आया? ये तो अलग हुई कि नहीं हुई? न इसे अच में आ सकती, न हल में आ सकती, न उसमें विसर्ग में, न उसमें, अलग ही वर्ण। ठीक है ना? अनुस्वार। वयम तु ब्रूमः, पढ़ो। अनुस्वार संधि। तो भाई कौन आएगा वो अनुस्वार संधि में? हमको बताओ जरा। तो क्या कहा? ये परसवर्ण
रूपः, यही अनुस्वार संधि। परसवर्ण होना, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यही के परे रहते अनुस्वार को परसवर्ण हो। वापदान्तस्य, ये सब जो होने वाले पर सवर्ण करने वाले हैं ना, ये सब अनुस्वार संधि में गिनना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो एक पंचमः अनुस्वार संधि परसवर्ण रूपः। तो कहा कि भाई हल संधि में फिर क्यों डाल दिए उसको? अरे जब वो अनुस्वार संधि है, फिर ये आपने ये अनुस्वार ऐसी यही परसवर्ण को अलग प्रकरण बनाना चाहिए था। हल संधि में काहे उड़ेल दिए पूरे को, है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या कह रहे, पढ़ो। हल संधो तद्विधाय हल संधि में तद विधायक, मतलब ये परसवर्ण आदि विधायक सूत्र का उल्लेख किया कि नहीं किया? अनुस्वार से यही परसवर्ण, ये उल्लेख क्यों किया? उसके लिए अलग प्रकरण बनाना चाहिए। तो कहा कि उसका उल्लेख हल संधि में इसलिए कर दिया, क्यों कर दिया? उल्लेखस्तु ये दोनों लड़के साथ पढ़ रहे, बोलो क्या पढ़ो दोनों लोग? मकार नकार रूप, मकार रूप हल वर्णयोस्तत्र प्रकरणे नुस्वारे संपन्ने एवानुस्वारस्य वर्णांतर संधानात्। हाँ, सब लोग साथ में बोलते हैं ना, खिचड़ी पक जाती है कि नहीं? सब अपना अपना गाना गाते हैं, है कि नहीं? कोई तेजी से जा रहा है, कोई धीरे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो, तो क्या कह रहा है, क्या उत्तर ये दे रहा है प्रश्न में? तो क्या हुआ कि हल संधि में फिर क्यों डाल दिए जब अनुस्वार संधि को अलग रखना चाहिए था? तो कहा कि चूंकि वहां पर मकार और नकार जो हल वर्ण थे, मकार और नकार तो हल वर्ण है कि नहीं है, उसको मनुस्वार से क्या किया गया था? अनुस्वार किया गया था। तो उसका चूंकि प्रसंग चला था बाबू, इसलिए उसी प्रसंग में बता दिए। बात समझ में आएगी ना? उसका मतलब ये नहीं कि वो हल संधि हो गया, हल संधि में रखने मात्र से हल संधि नहीं हो जाएगी। बात समझ में आया? वो रहेगा तो अनुस्वार संधि, लेकिन चूंकि वहां पर मकार और नकार हल थे, एक ही नहीं है, हरिम वंदे वगैरह वगैरह जगह पर, तो वहां पर चूंकि वो हल जो मकार नकार थे उनको क्या किया गया था? अनुस्वार किया गया। मनुस्वार से नष्टा पदार्थ से जनि से किया था कि नहीं किया था? वो प्रकरणे अनुस्वारे संपन्ने मकार नकार रूप हल वर्णयो तत्र प्रकरणे अनुस्वारे संपन्ने, वो हल संधि में वहां पर क्या हुआ था? अनुस्वार हुआ था। वो अनुस्वार का चूंकि अब उसी अनुस्वार को कुछ वहीं पर बताना पड़ेगा ना, अब वहां अनुस्वार करके हम छोड़ दे और फिर अलग जब संधि दूसरी बनाए तब फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण बताए, कोई मतलब नहीं ना। जब उसका प्रसंग चला तो पूरी बातें बता दे, तो इसलिए वहां पर वो सब परसवर्ण वाला कार्य भी वहां पर बता दिया। लेकिन वो रहेगी एक अलग संधि, अनुस्वार संधि। आया कि नहीं आया? नहीं हुआ? तो यही कर दिया। तो अब पाठ संधि पूछे को है तो कौन कौन बताओगे टिप्पणी के अनुसार? अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये 4 तो है ही। उसके अतिरिक्त चौथी स्वादि संधि और 5वीं अनुस्वार संधि। निकाल लिया है 5 संधि। आया कि नहीं आया? हाँ, तो यही उत्तर दे दिया। मेरा संधि तो केचित मत में ही रहेगा। हैं? मेरा संधि तो केचित मत में ही रहेगा, प्रकृति भाव संधि। कैसे प्रकृति भाव को? तुम्हारा रहेगा, सर काट देंगे तुम्हारा। नहीं आगे रहता था, अब नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा। अब मुड़ी हिला वो उड़ा के वो जैसे महिषासुर का काटी थी ना भगवती, वैसे काट देंगे। अब मत गए ना। अरे प्रकृति भाव भी कह रहे हो और संधि भी कह रहे हो, बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। है प्रकृति भाव भी कहो और संधि भी। संधि मतलब मेलन, वो कहाँ वहां हो रहा है? तो यही कर दिया बाबू, संधि मतलब मेलन और वो पंच संधि मतलब 5 प्रकार के वर्णों का जो मेलन है वही पंच संधि है। वो 5 प्रकार के वर्ण कौन कौन? तो अच हो गए एक तो हो गए हल, एक हो गए विसर्ग और एक हो गया स्वादि। स्वादि में कोई शंका कर सकता है कि स्वादि भी अंततोगत्वा तो हल रूपी होते हैं, तो उसको कहो कि गोबली वर्धन न्याय में पृथक कथन किया गया है कि नहीं? और फिर 5वें प्रकार का वर्ण अनुस्वार। तो 5 प्रकार के पंच जातीयानाम वर्णानाम मेलनम, यही पंच संधि, यही पंच संधि शब्द का टिप्पणी में विचार कर दिया। हो गया क्लियर? लगा करके आना बाबू, बढ़िया चीज है। चलो, इति पंच संधि प्रकरणम भगवते नमः परामृताय नमः।